जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को देखा था, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत से लेकर विविध तक के प्रश्नों को देखा था, जो कि बिहार के विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बहमनी राजवंश से लेकर मराठा राज और संघ तक जितने भी सवाल दिए गए हैं वाईसीटी के बुक में, उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी कर रहे हो या एईडीओ की तैयारी कर रहे हो या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर किसी को ये बुक चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा फर्स्ट सवाल है बहमनी राजवंश से रिलेटेड सवाल है कि बहमनी राज का संस्थापक कौन था। याद रखना है कि बहमनी राज का जो संस्थापक था वो था अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन जो हसन था वह बहमनी राज का संस्थापक था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो बहमनी राज की जो स्थापना होती है दोस्तों कब, तो 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया जाता है। इनका जो मूल नाम है ये भी आपको याद रखना है, इनका मूल जो नाम है यह है हसन गंगू। ने किसके समय यह किया था, तो एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमनी राज की यह स्थापना करते हैं 1347 ईस्वी में। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था, याद रखना है। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, तो अहसानाबाद पड़ गया था। इसका प्रतिद्वंदी जो राज्य था वह विजयनगर था। उसने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था हसन गंगू ने। किसमें, तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बराड़ और बीदर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिणी चित्रकला का विकास कहां से हुआ। तो याद रखना है कि दक्षिणी चित्रकला का जो विकास देखने को मिलता है वो बीजापुर और गोलकुंडा से इसका विकास देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दक्कन चित्रकला शैली का जो प्रधान केंद्र क्या था, तो बीजापुर था, परंतु इसका जो विस्तार है गोलकुंडा एवं अहमदनगर राज्यों में भी था। रागमाला के चित्रों का चित्रांकन दक्कन चित्र कला शैली में विशेष रूप से किया गया है। दक्कन चित्र कला शैली के महान संरक्षक अली आदिल शाह थे, याद रखना है। दक्कन चित्र कला शैली के महान संरक्षक कौन थे, तो ये थे अली आदिल शाह। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान किया। यह बयान किसका था, तो यह बयान था दोस्तों अब्दुल रज्जाक का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो विजयनगर साम्राज्य में आने वाला फारसी यात्री, याद रखना है यह कहां का यात्री था, तो फारस का रहने वाला था अब्दुल रज्जाक। के अनुसार क्या है, विजयनगर राज्य के 300 बंदरगाह थे। इस राज्य में अंतर्देशीय, तटीय और विदेशी व्यापार फल फूल रहा था, जो सामान्य समृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। अब्दुल रज्जाक के अनुसार प्रत्येक अलग अलग संघ या शिल्प के व्यापारियों की दुकानें एक दूसरे के क्या होती थी दोस्तों, करीब होती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना है वह हरियर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था दोस्तों। कब किया गया था, तो 1336 ईस्वी में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका जो वंश का नाम पड़ा था वह संगम वंश कहलाया। यानी उनके जो पिता थे संगम, और उन्हीं के नाम पर जो विजयनगर साम्राज्य 4 वंश का नाम आपने सुना होगा, जिसमें से पहला वंश आता है संगम वंश। तो ये जो संगम वंश नाम पड़ा इनके पिता के नाम पर यह पड़ा था। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरियर एवं बुक्का ने अपने गुरु, याद रखना इनके गुरु का क्या नाम था, विद्यारण्य था, तथा वेदों के प्रसिद्ध जो भास्कर सायन से शिक्षा ली थी। याद रखना है इन दोनों का नाम पूछा जाता है। गुरु कौन थे, विद्यारण, और वेदों के प्रसिद्ध जो भास्कर थे उनका नाम क्या था, सायन। बुक्का प्रथम के बाद हरियर द्वितीय विजयनगर का जो है दोस्तों शासक बनता है, जिसने बहमनी साम्राज्य से गोवा को क्या किया था, छीन लिया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे कि बहमनी साम्राज्य से गोवा को किसने छीना था, तो याद रखना हरियर द्वितीय ने। आगे चलकर देवराय द्वितीय शासक बना, जिसके शासन काल में जो है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की क्या की थी, यात्रा की थी। तो पूछेगा कि ये जो फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक वह किसके समय में आया था भारत, तो याद रखना है देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये जो है दोस्तों भारत आया था। नेक्स्ट है
क्वेश्चन, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था। नेक्स्ट है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय ने। बहमनियों से गोवा को सर्वप्रथम किसने छीना था? विजयनगर का कौन सा शासक था वो? तो वो था हरिहर द्वितीय था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। तो कृष्णदेव जो राय थे वो किसके समकालीन थे? तो याद रखना ये बाबर के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट ये सवाल बन सकता है, हाईलाइट इसको कर लीजिए। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य कौन कौन सा? बंगाल, मालवा, दिल्ली, बहमनी और गुजरात, तथा 2 हिंदू राज्य थे। कौन कौन सा था ये? तो यह मेवाड़ था और विजयनगर था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये सभी फैक्ट्स है दोस्तों। विजयनगर का शासक जो था कृष्णदेव राय था, जो बाबर का समकालीन था। बाबर ने उसे तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। विजयनगर के कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने गोलकुंडा का जो युद्ध है वह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष देखने को आपको मिलता है दोस्तों, वह कहाँ पर देखने को मिलता है? हम्पी में देखने को मिलता है। कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के खंडहरों को देखने से सहज ही प्रतीत होता है कि किसी समय में हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख आधार भू राजस्व था, जिसे क्या कहा जाता था? शिष्ट कहा जाता था। 1565 ईस्वी में विजयनगर और बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर व बीदर द्वारा निर्मित संघ के बीच तालीकोटा का क्या होता है? युद्ध होता है, जिसे हम लोग राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। पूछेगा आपसे कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजयनगर की क्या हुई थी दोस्तों? पराजय हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा, इसके वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वह था भू राजस्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो सन 1565 ईस्वी में जो हुआ था तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग राक्षस तंगड़ी के युद्ध के भी नाम से जानते हैं। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। वो शासक कौन था? तो वो था शासक कृष्णदेव राय, जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। ये 68 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश, याद रखना है कृष्ण देव जो राय थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश से संबंधित थे। 4 वंश आपको याद रखना है। सबसे पहले था कौन सा? सबसे पहले था संगम वंश, उसके बाद सालू वंश, उसके बाद तुलु वंश और लास्ट में था अरिविदु वंश। ये 4 वंशों का क्रम आपको याद रखना है। और कृष्णदेव राय जो थे किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी इन्होंने। उल्लेखनीय है कि कृष्णदेव राय को कन्नड़ राज्य में राम रमन तथा आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा तेलुगु में राजकीय कला पर लिखी गई पुस्तक आमुक्त माल्याद बहुत प्रसिद्ध है। ये पूछेगा कि आमुक्त मालमाद किसकी रचना है? तो यह कृष्णदेव राय की रचना है दोस्तों। अब हम लोग 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन को देखेंगे। सवाल है हमारा कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया जो थे वह चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। सी होगा। तो शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। यह बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकड़ के शिष्य थे। इनको महबूबे इलाही के नाम से भी जाना जाता है निजामुद्दीन औलिया को। कहां पर है इनका मकबरा? याद रखना है दिल्ली में है। 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? तो 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जो जन्म हुआ था कहां पर हुआ था? तो पटना में हुआ था, जो कि कहां पर है? बिहार में है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपको याद रखना कि खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा कब किया गया था, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? यह सवाल है। तो भक्तिकालीन जो संत हैं
चैतन्य। इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो इनका वास्तविक नाम था, आपको याद रखना है, इनका नाम था विशंभर। क्या नाम था? विशंभर इनका नाम था वास्तविक चैतन्य का। तो भक्तिकालीन संत जो थे चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था, पर बाल्यावस्था में इनका नाम क्या था? निमाई था। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। ऐसा माना जाता है कि चैतन्य ने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की थी दोस्तों। क्वेश्चन है कि किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो है 1143 ईस्वी में पूर्व पर्सिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। इन्होंने ही भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, कौन कौन थे? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी और कौन थे? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। और इन्हीं की याद में जो है कुतुब मीनार बनाया गया था। किनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। पूरा कब हुआ था कुतुब मीनार बनकर? तो इल्तुतमिश के समय। इनकी दरगाह कहां पर है? अजमेर, जो कि कहां पर है दोस्तों? राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि सूफीवाद किससे घनिष्ठतः संबंधित है? तो सूफी जो वाद है वो इस्लाम से घनिष्ठतः संबंधित है दोस्तों। राइट आंसर होगा डी। तो सूफीवाद इस्लाम से संबंधित प्रमुख पंथ है। यह ईश्वर की प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें हिंदू या मुसलमान में भेद किए बिना ईश्वर से प्रेम, उसकी प्रार्थना, उपवास और अनुष्ठानों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है कि उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था। वीवीआई इसको आप कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई ये क्वेश्चन है। तो वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था? तो यह कौन था? तो यह था इब्नुल अरबी था। कौन था? इब्नुल अरबी यह था। तो इब्नुल अरबी ने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया। सूफी रहस्यवाद वहदत उल वजूद या परमात्मा में एकत्व के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर एक है और वह संसार की सब वस्तुओं के पीछे है। आगे चलकर शेख अहमद सरहिंदी ने इब्न उल अरबी के इस सिद्धांत का खंडन किया तथा इसके स्थान पर वहदत उल शुहूद यानी प्रत्यक्षवादी दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किनके द्वारा? इब्न उल अरबी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं उसको आप हाईलाइट करके अच्छे से उसको वीडियो को रिवीजन में रखिएगा दोस्तों। इसी क्रम में एक अन्य सूफी संत शाह वली उल्लाह ने इन दोनों सिद्धांतों को सफलतापूर्वक एक दूसरे में समन्वित करने का क्या किया था दोस्तों? प्रयास किया था। नेक्स्ट है कि अनहलक का अर्थ क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। तो अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूं। क्या है? मैं खुदा हूं, अनहलक का अर्थ होता है। तो अनहलक अर्थात मैं खुदा हूं सूफियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। पहला व्यक्ति मंसूर बिन हल्लाज था जिसने अनहलक शब्द का प्रयोग किया था। वीवीआई है ये पॉइंट। जिसने स्वयं को क्या कहा था? अनहलक घोषित किया था। इसी कारण 10वीं शताब्दी में उसे फांसी दे दी गई थी। मंसूर अल हज्जाज ने क्या किया था? सूफी की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाला 10 मुकामी रेखता की रचना की थी। इंपॉर्टेंट ये सभी के सभी फैक्ट्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट है उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी। तो उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित किया गया था धार्मिक ध्येयों के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मध्यकालीन भारत में उर्दू भाषा का विकास सूफी संतों व भक्ति संतों द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने उपदेशों को लोकप्रिय बनाने के लिए उस भाषा को माध्यम बनाया। उर्दू एक मिश्रित भाषा है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, खड़ी बोली, ब्रज भाषा आदि की शब्दावली मिलती है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूबे इलाही के नाम से जाना जाता है? हम लोगों ने देख रखा है। किन्हें जाना जाता है महबूबे इलाही के नाम से? शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही के नाम से हम लोग जानते हैं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूबे इलाही यानी ईश्वर के प्रेमी के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके समय में भारत में चिश्तिया संप्रदाय का सबसे अधिक जो है दोस्तों प्रचार हुआ था। इनका जन्म जो है 1236 ईस्वी में कहां पर हुआ था? बदायूं में हुआ था। यह बाबा फरीद के क्या थे दोस्तों? शिष्य थे। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो निजामुद्दीन जो औलिया थे वह चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। राइट आंसर होगा सी। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक, तो याद रखना है यह एक सूफी संत थे।
शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो याद रखना है, शेख बहाउद्दीन जो जकारिया थे वह सुहरवर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो शेख बहाउद्दीन जो जकारिया थे सुहरवर्दी संप्रदाय के थे। इन्होंने ही सुहरवर्दी शाखा का प्रचार भारत में सर्वप्रथम किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे कि भारत में सुहरवर्दी शाखा का सर्वप्रथम प्रचार किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है, शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा। सुहरवर्दी सिलसिला की स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने बगदाद में किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि सुहरवर्दी सिलसिला की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी के द्वारा किया गया था। कहां पर? तो बगदाद में। उनके शिष्य जो थे बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी इसे भारत में लेकर आए थे। सुहरवर्दी सिलसिले का केंद्र क्या था? मुल्तान में था। चिश्तिया के विपरीत सुहरवर्दी संत धन संपत्ति तथा राजकीय संरक्षण को क्या करते थे? ये लोग महत्व देते थे। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे कि इल्तुतमिश ने किस सूफी संत को जो है शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो उनका नाम था क्या? बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। क्यों महत्वपूर्ण यह रहा था? तो याद रखना है, विद्या केंद्र के रूप में जो बिहार शरीफ था वह महत्वपूर्ण केंद्र था, और धार्मिक केंद्र के रूप में भी यह जो था बिहार शरीफ मध्यकाल में महत्वपूर्ण केंद्र था। राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी, 2 और 4। तो मध्यकाल में बिहार के वर्तमान नालंदा जिले का मुख्यालय नगर बिहार शरीफ विद्या तथा धर्म का प्रमुख केंद्र था। विद्या केंद्र के रूप में यहाँ पर ओदंतपुर विश्वविद्यालय स्थित था, जिसे पाल नरेश गोपाल अथवा देवपाल ने एक बौद्ध विहार के रूप में स्थापित कराया था। एवं यहीं पर सूफी संत जो थे सरफुद्दीन मनेरी की प्रसिद्ध दरगाह भी क्या है दोस्तों? स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों की किस संप्रदाय से है? याद रखना है, किस संप्रदाय से ये जुड़े थे सरफुद्दीन मनेरी? तो फिरदौसी संप्रदाय से ये जुड़े हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हाईलाइट इसको कर लीजिए। तो मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह है। सुहरवर्दी संघ की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी ने की थी, याद रखना है। किंतु इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। कादरी संघ की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? यह भी सवाल पूछा जाता है। तो कादरी संघ की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। याद रखना है, कादरी संघ की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा किया गया था। भारत में इस सिलसिले के प्रमुख संत कौन थे? तो मोहम्मद गौस थे। इंपॉर्टेंट है, ये सभी वीवीआई में कर दे रहा हूं। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था। तो दक्षिण भारत के शैव संत को क्या कहा जाता था? नैनार कहा जाता था। और वैष्णव संत को क्या कहा जाता था? तो याद रखना, अलवार कहा जाता था। तो दक्षिण भारत के शैव संतों को नैनार कहा जाता था, जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है। इनके भक्ति गीतों को देवारम संकलन कहा जाता है। वैष्णव मत के संतों को क्या कहा जाता है? याद रखना, अलवार कहा जाता है। इनकी संख्या कितना थी? तो 12 थी। प्रमुख नैनार संत कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। तो प्रमुख नैनार संत है संबंदर है, अप्पाड़ है, सुंदर मूर्ति है, नंबी अंडार है, नंबी अंडार है। प्रमुख अलवार संत की अगर हम बात करें तो ये है नम्मालवार है, मधुर कवि है, अंडाल है, कुलशेखर है। तो ये इनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था? तो याद रखना है, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता यह थी दोस्तों कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा था जिससे उनके क्या हो? भक्त समझते हो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने जन प्रचलित बोलियों का प्रयोग किया। ऐसा करने के कारण उनका जनता से संपर्क अधिक बढ़ा है। साथ ही इस ढंग से वे जन भाषाओं और उनके साहित्यों की समृद्धि का माध्यम भी बने हैं। कबीर ने सुधक खड़ी भाषा और संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा, गुरु नानक ने पंजाबी भाषा के उन्नयन में सराहनीय योगदान दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है मतेश्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या है? तो मतेश्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम है, याद रखना है, योगिनी कौल है। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है दोस्तों। तो नाथ पंथ संप्रदाय या योगिनी कौल संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मतेश्येंद्र नाथ अथवा
मचिंद्र नाथ ने किया था। इस समुदाय में शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। मतेंद्र नाथ ने अपने ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय और अकुल वीर तंत्र में इस संप्रदाय की चर्चा की है। 11वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का प्रचार किसने किया था? गोरखनाथ ने किया था। निर्गुण स्कूल का बड़ा संस्थापक था, तो निर्गुण स्कूल का बड़ा संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है, ये थे कबीर। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो कबीर जो थे 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञान श्री यानी विचारधारा किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? याद रखना है, निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक ये थे। इस प्रकार कबीर जो थे कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे। यह सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कबीरदास जी जो थे किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोधी के ये समकालीन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा, कबीर जो थे वो कृष्ण के आराधक नहीं थे, क्योंकि ये निर्गुण विचारधारा को मानने वाले थे कवि। तो मीरा, चैतन्य और सूरदास सभी कृष्ण के आराधक भक्तिकालीन संत थे, जबकि कबीरदास भारतीय रहस्यवादी कवि एवं संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञानेश्वरी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था दोस्तों। तो मैंने आपसे सवाल भी एक पूछा था, देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है पटना में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। इंपॉर्टेंट ये डेट है, याद रखना है आपको। इन्होंने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु के पद को समाप्त करते हुए घोषणा की कि उनके बाद अब कोई गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब यानी सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इसे माना जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब ही अब गुरु होंगे, ऐसा इन्होंने कहा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 10वें सिख गुरु का क्या नाम है था? तो 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खालसा पंथ का गठन किसने किया? तो खालसा पंथ का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी दोस्तों। कब? तो 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि वारकरी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो वारकरी समाज सुधार आंदोलन जो है दोस्तों वह महाराष्ट्र से जो है प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर होगा बी। तो वारकरी सुधार आंदोलन का उदय महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ था। वारकरी संप्रदाय के अनुयायी विठोबा की पूजा भगवान के रूप में करते थे। इस संप्रदाय की सदस्यता के लिए जाति के आधार का कोई बंधन नहीं था। इस संप्रदाय के प्रवर्तकों में संत ज्ञानेश्वर का स्थान महत्वपूर्ण है। इन्होंने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव, हरिपाठ आदि जैसे ग्रंथों की क्या की थी दोस्तों? रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग दोस्तों मुगल साम्राज्य के प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना भी ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किन्हीं को वाईसीटी का बुक चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक है दोस्तों, ऑथेंटिक बुक है ये। सवाल है हमारा कि अकबर की पालक माँ का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा महम अनगा जो थी वह अकबर की पालक माँ का नाम है। अकबर की पालक माँ का नाम क्या है दोस्तों? पालक का अर्थ हो गया कि जिसने इनका पालन पोषण किया। तो यह किसने किया था? तो महम अनगा ने इनका पालन पोषण किया था अकबर का। तो अकबर के बाल्यकाल में उनका पालन पोषण जो है महम अनगा ने किया था, जिन्हें अकबर की धाय माता कहा जाता है। महम अनगा अकबर के शासनकाल के शुरुआती दौर में अकबर की राजनीतिक सलाहकार थी। बचपन से अकबर का लगाव महम अनगा से था। यही कारण कि अकबर के शुरुआती शासन में महम अनगा की राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज्यादा थी दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है पुस्तकें दिया गया और दूसरी तरफ क्या है दोस्तों? लेखक है। तो लैला मजनू किसके द्वारा लिखा गया? तो लैला मजनू लिखा गया है अमीर खुसरो जी के द्वारा। राइट आंसर तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया। अगर हम बात करें बादशाह नामा, तो बादशाह नामा जो लिखा गया यह लिखा गया अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। तहकीक हिंद लिखा गया किसके द्वारा? अल बुरूनी के द्वारा यह लिखा गया। तो ए का तो 4 हो गया, बी का क्या हो गया? 1 हो गया, सी का 2 और डी का क्या हो गया? 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये यहाँ पर दिया भी गया है।
बीपीएससी हेड मास्टर जो कि 2024 में परीक्षा हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट है तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबू फजल की अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? बीबीआई कर लीजिए, तबकाते अकबरी है तो तबकाते अकबरी लिखा गया है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है तबकाते अकबरी। तो तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है। तिथि तथा भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से यह ग्रंथ जो है सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। नेक्स्ट है कि कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? किस मुगल सम्राट को आलमगीर के नाम से हम लोग जानते हैं? तो याद रखना है औरंगजेब को। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? ये भी याद रख सकते हैं आप। तो जिंदा पीर भी किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। आगरा पर अधिकार करने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, अभी मैंने बताया था आपको। औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। शाहजहां के पुत्र कौन कौन से थे? तो दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब व मुराद में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद वर्ष 1658 में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। सामूगढ़ के मैदान में दारा शिकोह व औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। उसके बाद औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में शाहजहां को आगरा किले में क्या किया था? बंदी बना लिया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? यह किसने कहा था? तो यह कहा था शेर खान ने, जिसे हम लोग शेर शाह के भी नाम से जानते हैं। तो हुमायूं को यह प्रस्ताव भेजता है कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख जो दिनार है कि वार्षिक श्रद्धांजलि भी हुमायूं को वह देगा। यह कहा था शेर शाह ने। तो शेर खान अर्थात शेर शाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? तो अगर हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में, ना कि टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में। तो यही हमारा गलत है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो अकबर और हेमू के मध्य यह लड़ा गया था, जिसमें हेमू क्या होता है दोस्तों? पराजित हो जाता है इस युद्ध में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दोस्तों दिल्ली में। तो हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे को हुमायूं की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? तो याद रखना है हाजी बेगम, रानी बेगा बेगम, जिनसे हम लोग हाजी बेगम के भी नाम से जानते हैं, द्वारा 1569 से 70 में बनाया गया था। इसे फारसी वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक समय तक शासन किया था औरंगजेब ने। दिए गए विकल्प में सबसे अधिक समय तक शासन औरंगजेब ने किया था। कार्यकाल अगर इसका हम देखें तो कब से कब तक यह शासन करता है? तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक यह जो है दोस्तों मुगल की राजगद्दी पर बैठता है। बाबर का शासनकाल 1526 से स्टार्ट होता है, 1530 तक यह समाप्त हो जाता है। हुमायूं का शासनकाल 1530 से स्टार्ट होता है, 1556 तक यह चलता है। जहांगीर का जो शासनकाल है 1530 से 40 एवं 1554 से 56 तक इसका जहांगीर का शासनकाल था दोस्तों। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश को स्थापित किया। उसने तैमूरी परंपरा के विरुद्ध पादशाह की उपाधि धारण की, याद रखना है। उदारता के कारण उसे कलंदर कहा जाता था। बाबर ने क्रमशः पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रखना है, एकदम डेट एकदम से याद रखना है, 1526। खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। युद्ध लड़ा था बाबर ने।
खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा को क्या किया था, पराजित किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने अपनी जीत का श्रेय तुलगमा पद्धति को देता है, याद रखेंगे ये पॉइंट। बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा या तुजुके बाबरी के नाम से भी इसे जानते हैं, ये भी पूछेगा कि तुजुके बाबरी जो है या बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखना तुर्की भाषा में। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो याद रखना मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, लेकिन ये जो बाबरनामा लिखा गया है वो तुर्की भाषा में लिखा गया है। दोनों में आपको जो है दोस्तों डिफरेंशिएट मालूम होना चाहिए। तो मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या था, मुबायिन था दोस्तों। नेक्स्ट है कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम था, तो उसका नाम था मुबायिन। क्या नाम था, मुबायिन था। बीबीआई इसको कर लीजिए। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, याद रखना है। इसकी जीत का मुख्य जो कारण था पानीपत के प्रथम युद्ध में, राइट आंसर हो जाएगा तुलगमा पद्धति का प्रयोग इसके द्वारा किया गया था। भारत में बाबर के युद्ध की कौन सी क्रमबद्धता सही है, तो याद रखना पानी पी खाना खा चंदा दे घर जाए, ये आप क्रम याद रख सकते हैं। पानीपत का युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदा दे यानी चंदेरी का युद्ध, और घर जाए यानी घाघरा के युद्ध। तो 26, 27, 28 और 29 ऐसे आप याद रख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था, तो खानवा के युद्ध में जो कब हुआ था 1527 में, तो इसमें बाबर के हाथों से पराजित हुआ था राणा संग्राम सिंह, जिसे हम लोग राणा सांगा के नाम से भी हम जानते हैं। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी, बाबरनामा की जो रचना है वो तुर्की भाषा में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। 4 जो युद्ध क्रम में आपको सजाना है कौन कौन सा है, ये अच्छा सवाल बन सकता है। सबसे पहले हो जाएगा देवड़ा, उसके बाद हो जाएगा चौसा का युद्ध, उसके बाद कन्नौज का युद्ध, और कौन सा लास्ट में होगा, सरहिंद का युद्ध। आइए देखते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, देवड़ाई का अगर देवड़ाई होना चाहिए था वहां पर, तो देवड़ाई का जो युद्ध है जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त कब हुआ था, अगस्त 1532 ईस्वी में देवड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इसमें महमूद की क्या होती है दोस्तों, पराजय होती है। चौथा का युद्ध याद रखना है, डेट याद रखना है, 26 जून 1539 को हुमायूं और शेरखा यानी शेरशाह की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ। यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण यहाँ पर क्या होता है, चौसा के युद्ध में हार जाता है। ये याद रखना है कब हुआ था, 26 जून 1539 को। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने, याद रखना है, शेरशाह की उपाधि से खुद को क्या किया था, सुसज्जित किया था। ये पूछा जाता है कि शेर खान ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध में विजयी होने के बाद धारण किया था, तो याद रखना है चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद। कब हुआ था, 26 जून 1539 को। बात करें कन्नौज की युद्ध की, तो इसे हम लोग बिलीग्राम के युद्ध के भी नाम से जानते हैं। इस लड़ाई में क्या होता है, हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे, फिर भी पराजय ने हुमायूं का पीछा नहीं छोड़ा। यह युद्ध जो है 17 मई 1540 को लड़ा गया। याद रखना है कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध है कब लड़ा गया था, तो 17 मई 1540 ईस्वी को, और इसमें भी हुमायूं क्या होता है, पराजय होता है। फिर है सरहिंद का युद्ध, तो यह होता है 22 जून 1555 को हुआ था। इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व किसने किया था, बैरम खान ने किया था। इसमें हुमायूं को सफलता मिलती है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार जो आक्रमण है कब किया था, तो 1532 ईस्वी में किया था। हुमायूं का जो मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूंनामा की जो रचना है, हुमायूं की जो बहन है उनका नाम है गुलबदन बेगम। पूछता है कि हुमायूंनामा की रचना किनके द्वारा किया गया था, तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसके द्वारा हुमायूंनामा की रचना की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट की हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो याद रखना है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था चौसा में, जिसमें हुमायूं क्या होता है, पराजित हो जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण किस सुल्तान ने किया था, राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, बीबीआई इसको कर लीजिए। तो बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर शेरशाह सूरी ने हजरत आला और चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह की उपाधि धारण की। 1529 ईस्वी में नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, किंतु शेर खान ने उसे परास्त किया। शेर शाह ने
प्रशासन की इकाई के रूप में परगना का विकास किया था। शेरशाह के बारे में आरपी त्रिपाठी ने कहा है कि वह भारत का एकीकरण करने के बाद मध्य पूर्व व पश्चिम एशिया का एकीकरण करना चाहता था। H.G. किन ने कहा है कि शेरशाह ने जितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया उतनी किसी भी सरकार ने नहीं दिया था। इस्लाम शाह सुर ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में क्या किया था दोस्तों, विभाजित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया अभी आगे सवाल ये देख सकते हैं आप। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा, यह किया था इस्लाम शाह ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। वीवीआई कर लीजिए। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखा है? तो यह लिखा है H.G. किन ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत के एकीकरण के बाद मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के बारे में यह लिखा है। सीडीपीओ में यह सवाल पूछा गया है। एईडीओ के लिए सब जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो जनवरी में एग्जाम होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। 1539 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? तो 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा नुसरत शाह। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। इनका जो मकबरा है कहां पर है? तो यह नालंदा में है दोस्तों, यूसुफ शाह का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 65 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो कश्मीर के जो अंतिम मुस्लिम शासक थे कौन था? याद रखना है, कश्मीर के जो अंतिम मुस्लिम शासक थे उनका नाम है यूसुफ शाह चक। इंपॉर्टेंट पहला फैक्ट तो यही होता है। तो इनको जो है बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। उल्लेखनीय कि इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। बादशाह अकबर ने ही इन्हें अपने सेनापति मानसिंह के सहायक के तौर पर 500 मनसब देकर नालंदा के बेशवक परगना में क्या किया था? निर्वासित कर दिया था। मुगल वंश के शासक अकबर द्वारा सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। याद रखना है, मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अकबर के द्वारा। अबू फजल रचित अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है, जिसका तीसरा भाग जो है आईने अकबरी कहलाता है। मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि क्या थी? मिर्जा थी। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है रज्मनामा से किया गया है। पद्मावत ग्रंथ को मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या किया है दोस्तों? लिखा गया है पद्मावत ग्रंथ को। पहले भी हम लोग सवाल को देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा मुगल वंश के द्वारा। और किसने किया था? अकबर ने। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था को लागू करने का मुख्य कारण था सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु जो है मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अकबरनामा के कितने खंड है? 3 खंड है। तीसरे खंड का नाम है आईने अकबरी। नेक्स्ट है कि रज्मनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? दो बार ये सवाल आ चुका है। राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है रज्मनामा। आपको बताना कि ये रज्मनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं आप। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? तो मुगल वंश की जो पारिवारिक उपाधि थी वह क्या थी दोस्तों? मिर्जा थी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आईने अकबरी लिखा गया अबू फजल के द्वारा। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? तो अब अकबर के दरबार का जो सुप्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था? तो अब्दुस समद था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीवीआई इसको कर लीजिए। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद था। अकबर ने इसी के अधीन चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। एक अलग विभाग ही बनाया था चित्रकला के लिए। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकबर ने अब्दुस समद को मुल्तान का क्या किया था? दीवान नियुक्त किया था।
दसवंत व बसावन भी अकबर के काल के प्रसिद्ध क्या थे, चित्रकार थे। याद रखना, दसवंत और बसावन ये भी जो थे अकबर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के काल में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश मुगल दरबार में हुआ था। फतेहपुर सिकड़ी का निर्माण अकबर के काल में ही हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। राइट आंसर हो जाएगा अकबर के। नेक्स्ट है कि यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में जो है दोस्तों यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा भी ये सारे के सारे जो है दोस्तों मोस्ट वीवीआई ये सब सवाल है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग बनाया था अकबर ने। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से फतेहपुर सिकड़ी के, देखिए चित्रकला के लिए जहांगीर के शासनकाल को याद किया जाता है, लेकिन चित्रकारी के लिए अलग विभाग किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे लोग जहांगीर को टिक आउट किए थे जो कि गलत है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से फतेहपुर सिकड़ी के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, तो अकबर को जाता है। जाप्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति, तो जाप्ती जो प्रणाली थी यह शेरशाह की उपस्थिति, दोस्तों अकबर नहीं मानना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जाप्ती प्रणाली मुगल कालीन राजस्व की महत्वपूर्ण प्रणाली थी जिसकी शुरुआत शेरशाह के काल से मानी जाती है। अकबर के शासनकाल में कई बदलावों के बाद इसको अंतिम रूप से लागू किया गया था। 1582 में अकबर ने दीने इलाही लागू किया था, जो क्या था, जो 1582 में, सबसे पहले डेट याद रखेंगे कि दीने इलाही अकबर के द्वारा कब लागू किया गया था, तो 1582 में। और यह क्या था, तो यह एक व्यवहार संहिता था। क्या था दोस्तों, यह एक व्यवहार संहिता दीने इलाही। तो दीने इलाही जो है 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रवर्तित एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुख हिंदू और इस्लाम धर्म थे। दीने इलाही सही मायनों में धर्म न होकर एक आचार संहिता के समान था। इसमें भोग, घमंड, निंदा, दोष लगाना वर्जित था। इस संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल कौन था दोस्तों, अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इस धर्म को क्या किया था, स्वीकारा था। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया संवत चलाया था, इसे क्या नाम दिया गया था, इलाही संवत। पूछेगा आपसे कि अकबर के द्वारा इलाही संवत कब स्टार्ट किया गया था, 1583 में। अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलह कुल की नीति को अपनाने वाला कौन सा मुगल बादशाह था, तो यह था अकबर। इस नीति के तहत अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में क्या किया था दोस्तों, समाप्त कर दिया था। अकबर के ही काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या हुआ था। मुगल काल में मददे मास जो था, इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट। मुगल काल में क्या था, मददे मास विद्वानों को दिया जाने वाला भूमिदान था जो आनुवांशिक और अस्थायी प्रकृति का था। इसे सयूरगल या मिल्क नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है। तो मुगल काल जो प्रशासन है उसमें मददे जो मास है वह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को कहा जाता था, क्या, मददे मास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। कब किया था, याद रखना है 1563 में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कि सन 1582 ईस्वी में दीने इलाही लागू किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था, तो अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है कि सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो सुलह कुल की नीति जो है अकबर के द्वारा अपनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, इंपॉर्टेंट है ये। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह 1576 ईस्वी में हुआ था और इस समय जो थे महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे, याद रखना इनका नाम था हकीम खान था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था। आसफ खान एवं मेवाड़ की सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति जो थे वो कौन थे, तो याद रखना हकीम खां थे। युद्ध में महाराणा प्रताप की क्या होती है, पराजय हुई और उसने भागकर अरावली की पहाड़ियों में शरण ली।
अकबर ने बंगाल व बिहार को 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर के समय बिहार 7 सरकारों में विभक्त था। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। अकबर का जन्म जो है राजपूत शासक राणा बिरसाल के महल में हुआ था। विलियम फिंच ने कहा है कि अकबर के काल में इलाहाबाद 80 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किए थे। इलाहाबाद में जो बनाया था 40 स्तंभों वाला जो बना था दोस्तों, स्तंभ युक्त जो मंजिल बना था, उसमें जो है 5,000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम यहाँ पर किए थे। ये किसने कहा था? विलियम फिंच ने कहा था। तो अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो याद रखना 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो यह किसने कहा था? विलियम फिंच ने कहा था। ये सभी स्टेटमेंट जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? अकबर के राज्य के समय जो बिहार जो है 7 राज्यों में क्या था? बटा हुआ था। सरकार कितने सरकारों में बटा हुआ था? सॉरी, कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो 7 सरकारों में बिहार जो है बटा हुआ था। किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? याद रखना है राणा वीरसाल के महल में जो है अकबर का जन्म होता है। कब? 1542 में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर था? याद रखना जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से बहुत हैं, ध्यान रखना है आपको। तो मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। उसने हेरात के अकारीजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। उसके समय के प्रमुख चित्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका सारा का नाम आपको याद रखना है। फारूक बेग, दौलत मनोहर आदि थे। जहांगीर ने मनसबदारी में 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी। अकबर में आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर के काल में नूरजहां ने बनवाया था। याद रखना है एतमादुद्दौला का जो मकबरा है आगरा में बनाया था किसने? नूरजहां ने। जहांगीर के काल में ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा जो होता कंधार को लेकर बना हुआ था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा कंधार को लेकर इनके बीच झगड़ा था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच किसके समय? जहांगीर के समय। 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा जो है जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनवाया था? तो इस मकबरे को बनाया था नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आया था? तो अंग्रेजी जो यात्री था विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में यह पहुंचता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में जो है विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर, देखिए सम्राट अकबर के नाम का ये पत्र लाता है। लेकिन क्या होता है 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। तो यह उसके बाद कौन बनता है गद्दी पर? मुगल शासक कौन होता है उसके बाद? तो जहांगीर होता है। तो बादशाह जो है जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा बोल सकता था। जहांगीर उसे बहुत प्रभावित हुआ। उसने हॉकिंस को जो है 400 का मनसब प्रदान किया और फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था इसको, विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने। इंपॉर्टेंट ये फैक्ट से पूछा गया सवाल है। हॉकिंस के बाद जो है 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जो है जहांगीर के ही काल में भारत आया था। सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया। मुगल शासक जहांगीर न्याय हेतु जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर आदिल कहा जाता था। न्याय के लिए किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? याद रखना है जहांगीर के शासनकाल को जाना जाता है। पिट्रा ड्यूरा दीवारों में कीमती पत्थर व नक्काशी करने की एक कला थी, जिसकी शुरुआत जहांगीर के काल में ही हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया? राइट आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो ने। कब आया था? ये आया था 1615 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने जहांगीर से खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर ने किसे खान की इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को किया था। और 400 का क्या इसे दिया था? मनसब भी दिया था। नेक्स्ट है कि प्राचीनकारी जिसे हम लोग पिट्रा ड्यूरा के नाम से जानते हैं, निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखना है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, यह कहलाता है पिट्रा ड्यूरा। इसकी शुरुआत जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था।
नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर आदिल कहा जाता है? तो न्याय के लिए किसे जाना जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को जाना जाता है। राइट आंसर बी होगा। सर थॉमस रो भारत में किसके शासनकाल में आया था? याद रखना है 1615 ईस्वी में। यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो शाहजहां का काल जो है सफेद संगमरमर के प्रयोग का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है शाहजहां ने 1648 ईस्वी में कराया था। इस किले के भीतर मोती महल, हीरा महल, नहर ए बहिश्त, शीश महल आदि इमारतें थी। शाहजहां के अन्य निर्माण कार्यों में आगरा की कौन कौन सा है? तो आगरा का मोती मस्जिद। देखिए अब दो मोती मस्जिद आपको याद रखना है। आगरा में जो मोती मस्जिद बनाया गया है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, लेकिन दिल्ली में लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है, ये सवाल आया हुआ है, याद रखना है। दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया है, न कि शाहजहां के द्वारा। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, आगरा का जो ताजमहल है, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। इतिहासकार जो है ए.एल. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? कहा है तो शाहजहां के शासनकाल को। तो मुगल शासक जो है शाहजहां ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। दो महान मुगल सम्राट जहांगीर व शाहजहां राजपूत राजकुमारियों के गर्भ से पैदा हुए थे, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था शाहजहां ने। नेक्स्ट है कि महान मुगल सम्राट में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट जो है राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वे कौन थे? देखिए हेडमास्टर में ये सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो जहांगीर और शाहजहां जो है राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ए.एल. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना है इसे। मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? औरंगजेब ने धारण किया था। तो मुगल सम्राट औरंगजेब पहला एवं एकमात्र मुगल शासक था जिसने राज्याभिषेक दो बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? औरंगजेब का। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था? तो याद रखना है फिरोज शाह व तुगलक था जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया था। लेकिन मुगल सम्राट में पूछे कि मुगल वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था? तो वो था औरंगजेब। पहला जो है कब राज्याभिषेक कराता है? तो 31 जुलाई 1658 ईस्वी में दिल्ली में कराता है। और दूसरा जो है एवं वास्तविक जो राज्याभिषेक इसका होता है 5 जून 1659 ईस्वी में दिल्ली में जो होता है इसका राज्याभिषेक किसके द्वारा? तो याद रखना है अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ इसका जो है दोस्तों राज्याभिषेक होता है। इतना लंबा जो है दोस्तों ये उपाधि धारण करता है। मुगल शासक औरंगजेब ने सबसे अधिक समय यानी 49 वर्षों तक यह शासन किया था। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ होता है दार उल इस्लाम था। सतनामी मुक्तक कबीर के अनुयायी थे जिसने औरंगजेब के काल में विद्रोह किया था। सर्वप्रथम मुगल शासक औरंगजेब ने ही 1686 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। याद रखना पहला मुगल शासक कौन था जिसने ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष किया था? यह था औरंगजेब। आलमगीर नामा के लेखक मिर्जा मोहम्मद काजिम थे। याद रखना आलमगीर नामा के लेखक कौन थे? तो मिर्जा मोहम्मद काजिम थे। जबकि खुलासात उत तवारिक सुजान राय खत्री के द्वारा लिखा गया था। क्या? खुलासात उल तवारिक किसके द्वारा लिखा गया? तो सुजान राय खत्री के द्वारा लिखा गया है। औरंगजेब के काल का क्या है? यह इतिहास है खुलासात उल तवारिक। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था वे कौन थे? तो याद रखना है ये थे कबीर के अनुयायी थे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो लगभग 49 वर्षों तक शासन किया था। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है कि खुलासात उत तवारिक किसने लिखी थी? तो खुलासात उत तवारिक लिखा गया था सुजान राय खत्री के द्वारा। आलमगीर नामा को किसने लिखा था? तो आलमगीर नामा को लिखा था मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। इंपॉर्टेंट है भिविया, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सर्वप्रथम ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष करने वाला कौन मुगल शासक था? तो यह था दोस्तों औरंगजेब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दार उल इस्लाम था।
तो यहाँ पर हम लोगों ने मुगल काल के प्रशासन वित्त और इनसे रिलेटेड सवालों को देख लिया। तो वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किन्हीं को बुक चाहिए वाईसीटी का तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग विविध से रिलेटेड सवालों को देखेंगे, यानी मुगल कालीन विविध से रिलेटेड यहाँ पर सवाल आपको मिलेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि पद्मावत किसने लिखा है। तो पद्मावत पहले भी हम लोग देख चुके हैं, इसके लेखक कौन है तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई है। यह हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखा गया है और यह चौपाई दोहों में लिखी गई है। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि मुगल चित्रकला की जो नींव है वो हुमायूं के शासनकाल में पड़ा था। चित्रकला के लिए अलग विभाग किसने बनाया था तो याद रखना है अकबर ने बनाया था। और ये अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंच गया था तो जहांगीर के शासनकाल में यह पहुंच गया था। मुगल बादशाह जहांगीर चित्रकला का क्या था दोस्तों पारखी था। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था से इसकी तुलना की जा सकती है। शेरशाह के द्वारा जो भू लगान व्यवस्था लागू किया गया था उसकी जो तुलना है रैयतवाड़ी व्यवस्था से की जा सकती है दोस्तों। तो शेरशाह ने भूमि की माप करवाकर लगान को निश्चित किया तथा लगान सीधे कृषकों के साथ निश्चित किया जाता था, इसलिए यह व्यवस्था जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के समान थी। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है। तो कौन सा प्रवेश द्वार है तो यह है दक्षिणी प्रवेश द्वार। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, भीबिया इसको कर लीजिए, ऐसे सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो फतेहपुर स्थित जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा है उसका जामी मस्जिद का कौन सा दरबार है, याद रखना है दक्षिणी दरबार है। तो अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर 134 फीट ऊंचा एक बुलंद दरवाजा बनवाया। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। यह ईरानी अर्ध गुंबदीय शैली में बना है। बुलंद दरवाजा की दक्षिण दिशा अकबर के दक्षिण विजय और गुजरात विजय का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। इसके निर्माण में लाल व काले बलुआ पत्थर का क्या हुआ है दोस्तों प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट कि भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराजे मशरिक या पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था तो याद रखना है यह कहा जाता था जौनपुर को यह कहा जाता था। तो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था तो जौनपुर था, जिसकी जो स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां, जिसे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, उसका मूल नाम था जूना खां या कहीं कहीं पे जौना खां भी लिखा रहता है, उसकी याद में जौनपुर नगर को यह बसाता है। कौन फिरोज शाह तुगलक। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब क्या था तो मुहस्सिब जो था लोक आचरण अधिकारी कहलाता था मुहत्सिब। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो मुगल काल में मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी था। प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए और मुख्यतः यह देखने के लिए कि प्रजा इस्लाम के कानूनों के अनुसार आचरण कर रही है अथवा नहीं, इसके लिए मुहत्सिब को क्या किया गया था नियुक्त किया गया था। जबकि मीर बख्शी जो था सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। याद रखना है आपको। प्रजा के आचरण को शुद्ध करने के लिए बादशाह अकबर ने नगरों में मदिरा विक्रय और वैश्यालयों का निवास निषेध कर दिया था। वैश्याओं को नगर से बाहर स्थान दिया गया जिसे शैतानपुरी कहा जाता था। दस्ताने अमीर हमजा जो है का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दस्ताने अमीर हमजा का जो चित्रांकन है वह किया गया था मीर सैयद अली के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों मीर सैयद अली के द्वारा। तो हमजानामा मुगल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। पहला पॉइंट ये याद आपको रखना है। इसे दस्ताने अमीर हमजा भी कहा जाता है। यह कुल 1200 चित्रों का संग्रह है। हमजानामा को पूर्ण करने के लिए मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। हुमायूं के समय में दो महान कलाकार थे, कौन कौन से, एक का नाम था मीर सैयद अली और एक का नाम था ख्वाजा अब्दुल समद थे। अब्दुल समद द्वारा बनाई गई कुछ कृतियों का संकलन जहांगीर की गुलशन चित्रावली में किया गया है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन जो है जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे। इन दोनों का नाम जुमा पर आप याद रख लीजिए, बहुत ही फेमस ये पेंटर हैं दोनों, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे ये। इन्हें बादशाह ने याद रखना है
उस्ताद मंसूर को इन्होंने नादिर उल असर, ये सवाल पूछा गया है। और अबुल हसन को कौन सा उपाधि दिया था जहांगीर ने? तो नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया था बादशाह जहांगीर ने। उस्ताद मंसूर को जो थे दुर्लभ पशुओं और पक्षियों का चितेरा कहा जाता था। नेट पर आप सर्च मारेंगे इनका पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छी पेंटिंग जो है, बिरला का जो सारस पक्षी का जो चित्र इन्होंने बनाया है, काफी अच्छा बनाया है दोस्तों। तो ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था उस्ताद मंसूर ने। इसकी महत्वपूर्ण कृति साइबेरिया, सॉरी बिरला बना, साइबेरिया का जो बिरला सारस है, साइबेरिया का जो बिरला सारस है, जो मैं बता रहा था आपको, साइबेरिया का बिरला सारस ये है। आप नेट पर सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा। तथा बंगाल का एक पुष्प है उस्ताद मंसूर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? राइट आंसर हो जाएगा फर्रुख सियर ने दिया था। कब दिया था? 1717 ईस्वी में दिया था। तो दरबार में आए एक ब्रिटिश शिष्टमंडल के डॉक्टर हैमिल्टन द्वारा किए गए इलाज से खुश होकर मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक शाही फरमान दिया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? याद रखना, मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, जिसे तख्ते ताउस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के समय फारस के जो शासक था, जिसका नाम था नादिर शाह, 1739 ईस्वी में यह भारत पर अटैक करता है और करनाल के युद्ध में मुगल सेना क्या होती है, इसके हाथों से पराजित किया इसको। वापस जाते समय मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। याद रखना है, शाहजहां ने ही कोहिनूर को मयूर सिंहासन में क्या किया था? जड़वाया था। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित किया था दोस्तों, तो यह राज्य कानून से संबंधित है जवाबित। तो जवाबित का क्या आशय है? तो राज्य के कानून यानी लॉ ऑफ स्टेट से है। जब कोई शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो वह कानून क्या कहलाता है? जवाबित कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। कोस मीनार क्या है? तो कोस मीनार एक दूरी निर्धारक है दोस्तों। कोस मीनार सीडीपीओ में यह सवाल पूछा गया है। तो कोस मीनार अर्थात दूरी मापने का एक पैमाना है। इसे मिल स्तंभी कहते हैं। इसका निर्माण कार्य जो है अफगान शासक शेर शाह द्वारा प्रारंभ किया गया था। शेर शाह द्वारा निर्माण कराए गए ग्रांड ट्रंक रोड के किनारे हर कोस पर मीनारें बनवाई गई थी। दिल्ली अंबाला राजमार्ग पर आज भी इन्हें देखा जा सकता है। हरियाणा में 49 कोस मीनारें हैं दोस्तों। अब हम लोग मराठा राज और संघ से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? याद रखना है, शिवाजी की मंत्री परिषद सप्त अष्ट प्रधान कहलाती थी, न कि सप्त प्रधान। क्या कहलाती थी? यह अष्ट प्रधान कहलाती थी। शिवाजी के संरक्षक का नाम दादाजी कोंडदेव थे, बिल्कुल सही है। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था, बिल्कुल सही है। शिवाजी के पिता का नाम साजी भोसले थे, यह भी सही है दोस्तों। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पुणे यानी महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम था साजी भोसले था। शिवाजी के संरक्षक का नाम दादोजी कौन थे? दादा कोंडदेव थे। शिवाजी की मंत्री परिषद अष्टप्रधान कहलाती थी। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था जो शासन से जुड़े अलग अलग कार्यों को देखते थे, किंतु इनकी स्थिति आज के मंत्रिमंडल से क्या थी दोस्तों? भिन्न थी। ये सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से शिवाजी के प्रति क्या थे? उत्तरदायी थे। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो मराठा पेशवा था वह कौन था? तो यह था बाजीराव द्वितीय था। किस संधि के थ्रू? तो याद रखना है, बसीन की संधि, जो कि कब होता है? 1802 ईस्वी में होता है। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इसी संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी संरक्षण तथा पूना में सहायक सेना रखना स्वीकार किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सतनामी पंथ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 1657 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सतनामी पंथ की स्थापना बीड़भान नामक एक संत ने नारनौल में 1657 ईस्वी में की थी। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार तथा नीची जाति के लोग थे। सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने को सतनामी पुकारते थे। सतनामियों को एकेश्वरवादी संप्रदाय कहा गया है। इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता है। सतनामी अपने पूरे शरीर के बालों को मुड़कर रखते थे, इसी कारण इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था दोस्तों।
शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था शिवाजी के। तो शिवाजी का जो जन्म है 19 फरवरी 1630 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम क्या था दोस्तों? जीजाबाई था। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट ये है, पुरंदर की संधि पूछा जाता है किसके किसके बीच हुआ था, तो यह जो संधि है शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। चौथ व सरदेश मुखी मराठा साम्राज्य के प्रमुख कर थे। चौथ को गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के बदले वसूल किया जाता था। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। कई बार देखिए दोस्तों ये सवाल आ चुका है। तो मराठा जो शासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। इनकी जो है इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी। छत्रपति इन मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। इसमें कौन कौन से थे अष्टप्रधान में? याद रखना, पेशवा, अमात्य, वाकियानविश और कौन थे? सुमंत, विदेश मंत्री थे ये। फिर है सुड़ुनविश, सड़े नौबत, पंडित राव एवं न्यायाधीश पद सम्मिलित है। शिवाजी ने ही औरंगजेब से संघर्ष करके, याद रखना, 1674 में मराठा साम्राज्य की क्या की थी? नींव रखी थी। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री किनके हाथ में था? अभी मैंने बताया विदेश मंत्री कौन क्या क्या कहलाते थे, तो ये कहलाते थे सुमंत कहलाते थे। देखिए कितना बार ये सवाल 2 बार आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेशवा कौन था? तो राजा का प्रधानमंत्री था। अमात्य कौन था? तो वित्त एवं राजस्व जो विभाग था इसके ये मंत्री थे अमात्य। वाक्यान्वित अथवा मंत्री कौन था? तो ये गृह मंत्री थे, यानी राजा के प्रतिदिन के कार्यों या कार्यवाहियों का लेखा जोखा रखता था ये वाक्यान्वित। फिर सचिव की अगर हम बात करें तो यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। द्रविड़ या सुमंत विदेश मंत्री थे। सेनापति अथवा सड़े नौबत सेना की भर्ती, संगठन और रसद प्रबंध करता था इनके द्वारा। पंडित राव जो थे मुख्य विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व पंडित राव रखते थे। न्यायाधीश कौन थे? न्याय का कार्य देंगे, ये जाहिर सी बात है। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। तो समर्थ गुरु रामदास महाराज के प्रसिद्ध संत थे, वे छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। स्वामी रामदास के बचपन का नाम नारायण सूर्यजी पंत था। कहते हैं कि उन्हें कम उम्र में ही भगवान राम के दर्शन हो गए थे, जिसके कारण ही उन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया था। उन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो याद रखना है मराठी भाषा में की थी दासबोध नामक ग्रंथ की रचना। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? तो महाराष्ट्र में जो वतनदार है वह सामंत वर्ग को कहा जाता था। तो वतनदार जो थे सामंत होते थे। मराठा शासनकाल में इनका मुख्य कार्य कर की वसूली करना था। इनका पद जो था वंशानुगत होता था। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी जो प्रथा थी दोस्तों वो मराठा भूराजस्व प्रथा थी। सरंजामी प्रथा इंपॉर्टेंट है ये। तो सरंजामी जो व्यवस्था मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित है। मराठा वतनदारों यानी जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। सरंजाम मूल रूप से सिविल और सैन्य सेवा के लिए भूमि अनुदान का ही क्या है दोस्तों? नाम था, परंतु पेशवाओं के समय यह प्रणाली वंशानुगत रूप ले चुकी थी दोस्तों, यानी ले ली थी दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी सवाल बिहार के विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे, जैसे बीपीएससी ट्री में, हेडमास्टर में, एईडीओ में और भी में मतलब सीडीपीओ में, ये सब जो सवाल दिए गए थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किन्हीं को वाईसीटी का बुक चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।